बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारिस अमीन ख़ान। रशियन वज़ीर ख़ारजा सेर्जी लेवरॉय पाकिस्तान पहुंच गए हैं। दो रोज़ा दौरा है उनका और उनकी मुलाकात जो है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से भी हुई है और उनका शेड्यूल है आर्मी चीफ़ के साथ भी मुलाकात करेंगे और साथ साथ जो है प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान के साथ भी उनकी मुलाकात शेड्यूल्ड है। चूँकि प्राइम मिनिस्टर अभी रिसेंटली कोविड-19 से रिकवर हुए हैं, लेकिन ये चीज़ भी एक अंदिया है, एक मैसेज है, एक जेस्चर है कि वो अब बिल्कुल उनकी सेहत अच्छी है। इस वजह से वो फॉरेन मिनिस्टर जो हैं रशिया के, उनसे मुलाकात भी करेंगे। अब यहाँ पर एक अहम बात यह है कि रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका पाकिस्तान, उनकी आमद 2012 के बाद पहली मर्तबा ऐसा है कि कोई रशियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान बराह रास्त ख़ुद आए हैं और तकरीबन 9 साल का अरसा बीत गया कि उस के बाद इनको ये ज़रूरत महसूस हुई और उनको पाकिस्तान आने की जो तकलीफ़ है वो उन्होंने की है। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? दूसरी एक अहम बात यह है कि इस दौरे में क्योंकि उनके जो अराकीन हैं, 13 अराकीन पर उनका जो वफ़द है वो मुश्तमिल है, उसमें एक अहम शख्सियत जिनका नाम ज़मीर कबूलव है, जो कि सदारती सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान के लिए रशिया की तरफ से, उनकी आमद भी है इस वफ़्त का, वो भी हिस्सा हैं और वो भी जो अहम मुलाकातें हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ और आर्मी चीफ़ के साथ, कहा यह जा रहा है कि उसमें उनका भी वो भी उन मुलाकातों में शामिल होंगे और अहम एक किरदार अदा करेंगे। तो अब ये भी बात सामने आ रही है कि जो अफ़गान वॉर के हवाले से अमेरिका चाहता है, जो बाइडन जब से आए हैं यही बात कर रहे हैं कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकलना चाहता है। दूसरी जानिब जो काबुल की अगर हम बात करें तो तालिबान ने एक और थ्रेट भी अमेरिका को दे दिया है कि अगर आप लोग क्विट नहीं करते, एग्ज़िट नहीं करते, तो हम आपको मज़ीद नुकसान भी पहुंचाएंगे। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, रशिया के वज़ीर ख़ारजा सेर्जी लेवरॉय पाकिस्तान आ चुके हैं और 9 साल बाद इनको ये होश कैसे आया, आखिर इनको क्यों आना पड़ा, ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब। जी, सिर्फ सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और बड़ी एक खुश आइन बात है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए। देखें, इस रीजन में अगर हम देखें तो चाइना ने जब का सी पैक अनाउंस किया है और जबकि अफ़गानिस्तान में भी बातें शुरू हो गई हैं पीस सेटलमेंट की, उस वक्त से पूरी दुनिया का फोकस इस रीजन पे हो चुका है और उसमें रशिया का आना कोई इतनी हमारे लिए कुछ सरप्राइजिंग डेवलपमेंट नहीं है। पाकिस्तान ने जो एफर्ट की है ये उस एफर्ट का फ्रूट है, हम जो है वो कल्टीवेट कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की है कि ग्रेट पावर्स के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट किया जाए और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी इसी लिहाज से ही चलती रही है। अगर हिस्ट्री में भी अब देखें, नो डाउट रशिया के साथ हमारे रशिया की कुछ एप्रीहेंशंस थी यूएस का अलायंस ज्वाइन करने में कोल्ड वार के दौरान, लेकिन रशिया को अब ये यकीन भी आ चुका है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जो है वो एक बहुत न्यूट्रल पॉलिसी है। सी पैक को ज्वाइन करना और फिर अमेरिका को भी साथ रखना और फिर अब जो है इस रीजन में भी एक पीस का मैसेज देना, तो रशिया को भी पता चल चुका है इस चीज़ का कि पाकिस्तान एक अच्छा फ्रेंड और एक अच्छा स्ट्रेटजिक पार्टनर, इकोनॉमिक पार्टनर बन सकता है। ये एक बड़ी खुशाइन बात है और हमारी पाकिस्तान की बड़ी इसमें खुशकिस्मती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी सक्सेस है। डॉक्टर साहब, क्या पिछले 9 सालों में पाकिस्तान को ये नाकामी दरपेश थी कि वो रशिया को ये बताए कि हम बहुत ही अमन पसंद और न्यूट्रल लोग हैं, या रशिया ने समझने में देर कर दी? आप क्या समझते हैं कि खान साहब की पॉलिसीज़ को ये क्रेडिट देना चाहिए कि वो इस तरह की पॉलिसीज़ लेकर आए कि रशिया एक स्टेप फॉरवर्ड जो है उन्होंने लिया है? देखें, इसमें नो डाउट खान साहब की ये पॉलिसी की एक सक्सेस तो है, ये एक बहुत एप्रिशिएबल डेवलपमेंट है जो खान साहब की पॉलिसी है। जैसे खान साहब ने एक बैलेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई थी यमन इशू पर भी मुस्लिम वर्ल्ड में, उसी तरह ग्रेट पावर्स में भी एक बैलेंस पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस करवा दी है। देखिए, हमने सी पैक भी ज्वाइन किया, लेकिन सी पैक ज्वाइन करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि अमेरिका को नाराज़ करना है। नो डाउट अमेरिकन ने इसको जैसे भी ट्रांसलेट किया और अब रशिया की तरफ भी जाने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो कोई किसी एक कंट्री की या किसी ग्रेट पावर पॉलिटिक्स जो है किसी एक की साइड पे खड़े होके
और हम अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। हर नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट की और अपनी जो फॉरेन पॉलिसी के डिसीजन होते हैं उसमें ऑटोनमस होती है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा खान साहब की पॉलिसी का एक डिसीजन है जिसे हम ग्रेट पावर्स को अपने पास ला रहे हैं बड़े एक अच्छे अंदाज में। दूसरा, जहाँ तक आप बात करते हैं कि पिछले अदवार में क्यों नहीं हमारी पॉलिसी इतनी अच्छी रही, तो ये देखें, एक जो किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी होती है, जो किसी भी मुल्क के फॉरेन रिलेशन होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक ग्रेटर प्लान होता है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि अगर एक मुल्क के साथ बहुत क्लोज रिलेशन है तो बाकी मुल्कों के साथ भी क्लोज हो। देखें, फॉरेन पॉलिसी में बड़े ग्रे एरियाज होते हैं। हर मुल्क के साथ जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, उसमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, और हर मुल्क ये चाहता है, यानी पाकिस्तान ये चाहता है कि ग्रेट पावर के साथ इसके रिलेशन अच्छे हों और किसी भी ग्रेट पावर से रिलेशन ख़राब ना हो। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अगर पिछले कुछ अरसे में कोई रेसिप्रोकल विजिट नहीं हुआ या कोई पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ की कोई कोऑर्डिनेटेड अप्रोच नहीं बनी, तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कोई इशू था, कोई क्लैश था, या कोई दोनों में कोई डिसएग्रीमेंट है किसी पॉइंट पे। ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दौरे में अगर देखा जाए तो 13 रुकनी वफ़द है, जिसमें एक अहम शख्सियत जो है वो अफ़गान उमूर के जो उनके सदारती सफ़ीर हैं जनाब ज़मीर कबलव साहब, वो भी साथ हैं। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अफ़गान के लिए, क्योंकि लग ये रहा है, ज़ाहिर ये हो रहा है कि सिर्फ जो उनका दौरा है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो इस पूरे खित्ते के दौरे पर निकले, अफ़गानिस्तान का भी प्लान रखते हैं, इंडिया के हवाले से भी बात हो रही है। तो आप क्या समझते हैं कि वो किस मिशन पर आए हैं? जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया। देखें, अफ़गानिस्तान में पीस की बातें चल रही हैं और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में पीस सेटलमेंट ये हमेशा से बात करता है, और अभी भी पाकिस्तान ने कुछ एफर्ट जो अपनी वार्म अप कर दी हैं। यूएस के साथ भी कुछ डायलॉग्स चल रहे हैं। तो अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स को, या अफ़गानिस्तान में जो ग्रेट पावर की पॉलिटिक्स है, उसको कभी भी हम रशिया से अलग नहीं कर सकते। बिकॉज़ ये सोवियत यूनियन का ख़त्म होना और कोल्ड वॉर का एंड होना, वो भी अफ़गानिस्तान था। और रशिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो है वो एक बड़ा जो है वो इम्पोर्टेंट कंट्री है। इसलिए पाकिस्तान में आना, रशिया का विजिट करना पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान से किसी तरह भी हम डीलिंक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जब आप अफ़गानिस्तान की बात करते हैं तो नो डाउट अफ़गानिस्तान का इशू पाकिस्तान सेटल करने जा रहा है एक डिसाइसिव मूड में। और रशियंस को भी ये पता है कि जब अमेरिका का विड्रॉल वहाँ से होगा तो एक वहाँ पे पावर वैक्यूम प्रोड्यूस होगा। उस पावर वैक्यूम को प्रोड्यूस करने के लिए दोबारा फिर किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस ना शुरू हो जाए, इंटरनल फैक्टर की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। क्योंकि अगर किसी किस्म की भी डिस्टर्बेंस होती है यूएस विड्रॉल के बाद, वो ना रशिया के लिए फ़ायदेमंद होगी, ना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद होगी। तो ये विजिट जो है, हम बिल्कुल इसको अफ़गानिस्तान की पीस टॉक से भी लिंक कर सकते हैं कि उस पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अच्छा, आपका क्या नज़रिया है इस बारे में कि इस पूरे मामले में, जहां पर आपने ये वजाहत कर दी कि रशिया जो है अफ़गान पीस उसके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना अहम है, तो आप क्या समझते हैं कि रशिया इस मामले में पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? देखें, इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन पूरी ग्रेट पावर्स के दरमियान बड़ी एक ग्रेविटेशनल हो चुकी है, बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। पाकिस्तान एक एपिसेंटर बनता जा रहा है ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का। आप देखें, चाइना का पाकिस्तान की तरफ आना, यूएस का पाकिस्तान की तरफ आना, और अब रशिया का भी पाकिस्तान की तरफ आना, इसको हम ये कह सकते हैं कि ये एक रीजनल रीअलाइनमेंट हो रही है। और उसमें पाकिस्तान की इस वक्त स्ट्रेटजी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। हम इस वक्त जो है वो जियो इकोनॉमिक शिफ्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, और मेरा कल सीपैक के आने के बाद ग्रेट पावर भी जो है वो जियो इकोनॉमिक शिफ्ट्स पे फोकस कर रही है। अब इसका फ्यूचर क्या होगा? इसका फ्यूचर जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें क्या रोल प्ले करेगा, मे बी रशिया की इन्वॉल्वमेंट सीपैक में हो जाए, मे बी रशिया की एससीओ के थ्रू जो है वो चाइना और पाकिस्तान और ईरान के साथ एक ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एक जो है वो अप्रोच और एक रीजनल एक इनका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। ये तो अब आगे पता चलेगा कि इस विजिट में क्या वो जो है वो एग्रीमेंट्स होते हैं, बायलैटरल क्या कमिटमेंट्स होती हैं, और किन मौज़ूआत पर बात होती है। उसके बाद फिर हम कुछ डिसाइड कर सकेंगे कि अब इसका फ्यूचर क्या होगा और पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जिक्र हुआ है फॉरेन पॉलिसीज़ का, बिल्कुल अमेरिका को पाकिस्तान आना पड़ा, चाइना को भी आना पड़ा। अब चाइना तो खैर हमारा उसने साथ कभी नहीं छोड़ा, आज रशिया भी पाकिस्तान का जो है उसने रुख किया है। तो पिछले दिनों जो डेवलपमेंट पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात के दरमियान देखने में आई, जब नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को लेटर लिखा,
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जवाबन लेटर लिखा, फिर ट्रेड के हवाले से भी बात हो रही थी जो कि फिर बाद में रोक दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि क्या यही वजूहात हैं जिन वजूहात की बिना पर बाकी ममालिक पाकिस्तान को की तरफ देख रहे हैं, तो इंडिया भी उसी सिम्त में देख रहा है या उसके मफादात मुख्तलिफ हैं, उसका नज़रिया इस हवाले से मुख्तलिफ नज़र आता है? देखिए, इंडिया ज़रूर इस डेवलपमेंट को इसी तरह देख रहा है। पाकिस्तान को बड़ी पॉजिटिव एक नज़र से इंडिया देख सकता है, लेकिन मोदी की मौजूदगी में, बीजेपी की मौजूदगी में ऐसा कहना जो है वो बहुत एक एक इलॉजिकल होगा, क्योंकि मोदी की एक ऐसा रजीम आ चुका है। वो तो अपने मुल्क में माइनॉरिटीज़ को, मुसलमानों को, सिखों को नहीं छोड़ रहा। उसने कश्मीरी मुसलमानों की क्या बात करनी है। और पाकिस्तान का स्टांस जो है, पाकिस्तान का स्टांस हमेशा कश्मीर से जुड़ा हुआ है। नो डाउट हमने इंडिया को हमेशा से ऑफर करते आए हैं रेजोल्यूशन की, पीसफुल एक रीजनल ऑर्डर की। हमने हमारी एक हिस्ट्री है CBM की, हमने न्यूक्लियर में भी बड़े CBMs इंडिया को ऑफर किए हैं। हमने वैसे डिप्लोमेटिक CBMs इंडिया को बड़े ऑफर किए हैं, लेकिन वैसा वार्म रिप्लाई इंडिया देता नहीं है, क्योंकि उसकी नेचर के खिलाफ है। इंडिया की एक पॉलिसी है जिसको हम कहते हैं एंटी नेबरहुड पॉलिसी। उसकी ये सोच में है कि वो अपने जो हमसाया मुल्कों से रिलेशन अच्छे नहीं करेगा, ये उसकी सोच में है। अब इंडिया उसका जवाब उस रेसिप्रोकल बेसिस पे नहीं देता। अब देखें, हमारी गवर्नमेंट ने करतारपुर कॉरिडोर खोला, वो इतनी बड़ी डेवलपमेंट थी, पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया, इवन कि इंडिया ने भी उसको तो हम वो अप्रिशिएट किया, बस उसका रिस्पॉन्स वैसा नहीं दिया। उसका रिस्पॉन्स क्या आया, वो कश्मीर में 370 रिवॉक कर दिया। तो इस किस्म की जब इंडिया रिप्लाई देगा तो उसमें फिर पाकिस्तान की स्टैंडिंग क्या होगी। हम उनको जो है वो इनवाइट करते हैं पीस डायलॉग में, पीस सेटलमेंट्स के लिए। हम कहते हैं कि मादी भूले, अब एक दुनिया कहाँ तक पहुँच गई है और हम अभी जो है वो आप उसी एक आइडियोलॉजिकल वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट पे बैठे हैं। तो लेकिन उनकी तरफ से कोई वार्म रिप्लाई आता नहीं है। शायद वो कुछ इस रीजन के बारे में पॉजिटिव सोचना नहीं चाहते, या शायद उनको पाकिस्तान की एक जो तरक्की है वो हजम नहीं होती। ये इंडियंस ही बेहतर जानते हैं। तो जिस तरह डॉक्टर साहब आपने कहा कि बीजेपी गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी के होते हुए ये अमन जो है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पॉजिटिव जेस्चर जो है वो मुमकिन नहीं है, तो जो अभी पिछले दिनों हुआ 23 मार्च के हवाले से उन्होंने जो लेटर भेजा या जो भी पॉजिटिव जेस्चर शो किया, उसके पीछे मकासद आपको क्या नज़र आते हैं? देखिए, जिस हद तक इंडिया और पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, जिस हद तक वेपनाइजेशन हो चुकी है, कश्मीर इशू जिस हद तक दुनिया में हाईलाइट हो चुका है, दुनिया कहाँ तक पहुंच गई है। अभी लेटरों से काम नहीं चलेगा, अभी कुछ कंक्रीट मेजर करने पड़ेंगे। इंडिया और पाकिस्तान को डॉक्यूमेंट से निकल के कुछ प्रैक्टिकल मेजर्स लेने पड़ेंगे। लेटर्स एक दूसरे को लिखने से कुछ नहीं होगा, बिकॉज हमें कुछ प्रैक्टिकल मेजर्स लेने पड़ेंगे जो इस खिते के लिए बड़े मुनासिब हो। उसमें पाकिस्तान लेता है मेजर, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई वैसा इक्वल फुटिंग पे जवाब नहीं मिलता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि पिछले माह मॉस्को में एक मीटिंग मुनक्किद की गई अफ़गान तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान। वो यकीनन जिस तरह मॉस्को में हुई तो वो रशिया ने ही होस्ट की। तो आप क्या समझते हैं कि क्या उस मीटिंग के जो आउटपुट्स हैं या जो रिज़ल्ट्स हैं वो कंडक्ट करने आज जो उनका वफ़द आया है उस सिलसिले में आए हैं, उसकी प्रोग्रेस पॉजिटिव तरफ सिमट जा रही है, इसीलिए ये नेक्स्ट स्टेप लिया गया है, या मामलात कुछ और हैं? मतलब कि आप उस मीटिंग को कामयाब समझते हैं या आप समझते हैं कि चूँकि वो कामयाब नहीं रही इसीलिए आज फॉरेन मिनिस्टर जो हैं रशिया के वो यहाँ भी आए हैं पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान भी विज़िट करेंगे? देखिए, रशिया और पाकिस्तान की जो रिलेशन है उनमें जैसा मैंने बताया कि अमेरिका के जो साउथ एशिया में इंटरेस्ट है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना का जो पैक लेके आना इस रीजन में उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और अफगानिस्तान पे जो पीस सेटलमेंट की बात हो रही है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो रशियन ऑफिशियल्स का पाकिस्तान में आना में भी एक कड़ी ये भी हो सकती है कि उनका अफगानिस्तान पे फोकस है। नो डाउट रशिया भी तो ये चाहता है ना अफगानिस्तान में एक पीस सेटलमेंट हो और यूएस के विड्रॉल के बाद सिचुएशन दोबारा वर्स ना हो जाए। तो रशिया भी ये चाह रहा है कि इस रीजन में पीस हो, जिस तरह यूएस विड्रॉल करके इस रीजन से पीस करना चाह रहा है, पाकिस्तान भी चाह रहा है इस रीजन में पीस हो। तो एक ये एलिमेंट भी हो सकता है, लेकिन हम इस पे
100% कोई बात इसलिए नहीं कर सकते कि अभी तो विजिट उनका हुआ है, अभी कल परसों आगे जो स्टेटमेंट्स दी जाएंगी, जो बातें होंगी, जो इनके कॉमन कंसेंसस डेवलप होंगे, उसके बाद फिर कहा जा सकता है कि ये विजिट जो है ये अफगानिस्तान को टारगेट करने, सॉरी, अफगानिस्तान को एक फोकस करने के लिए किया गया, या सीपैक को फोकस करने के लिए, या यूएस के रोल को फोकस करने के लिए, ये हम बाद में इसके बारे में हम सोच सकते हैं। डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, और आपने काफ़ी बेहतरीन अंदाज में इस मामले पर गुफ्तगू की। मीर वाइस खिलजी साहब मुझे ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे इस हवाले से कि वो उनके मुताबिक ये मामला जो है, जो रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और साथ में उनका 13 अफराद रुकनी वफ्द है, उनका पाकिस्तान का विज़िट वो किस तरीके से देखते हैं, और साथ साथ जो इस वक्त पीडीएम की जो सूरत हाल है, जो तोड़ मरोड़ की और टूट फूट की शिकार हो चुकी है, एएनपी ने वाज़े तौर पर पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया है, तो आखिर उसकी क्या वजूहात हैं? क्या पीपल्स पार्टी भी इसी सिमत में जाएगी, या पीडीएम को वहाँ से कोई पॉजिटिव आंसर आने की तवक्को होगी? ये सब जानेंगे जनाब मीर वाइस खिलजी साहब से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब मीर वाइस खिलजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पर। मीर वाइस खिलजी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। कैसे सर? खैर से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा, रशियन वजीर खारजा सेर्जी लेवरॉय पाकिस्तान का दौरे पर हैं, 2 रोज़ा दौरा है उनका, 9 साल बाद वो आए हैं, खुशाइंद बात है, आप इसको किस तरह देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली बहुत एक अच्छा इकदाम है, और इस तरह सिनेरियो में जहाँ पे हमारी इंडिया के साथ कशीदगी बढ़ती जा रही है और दुनिया एक नया फॉर्मेट पे जा रहा है, तो उस टाइम पे आप डिसीजंस लेना, क्योंकि ऑलरेडी चाइना और रशिया काफ़ी करीब हो चुके हैं, ईरान के साथ उनके बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, और ये सेंट्रल एशिया तो आपको पता ही होगा, वो सारा कुछ उनके अंडर कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान के इस ब्लॉक को ज्वाइन करना, और उस ब्लॉक में चूँकि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात पहले ही बेहतर थे, ईरान के साथ भी काफ़ी बेहतर हुए हैं, और अभी रशिया के साथ जब जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान अपने आप को इस ब्लॉक में बड़ा मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और मेरे एक बहुत अच्छा इकदाम है, और स्पेशली इस तरह की कंडीशंस में कि जहाँ पे पाकिस्तान को आईएमएफ से भी छुटकारा हासिल करना है, क्योंकि आईएमएफ के थ्रू अमेरिका उसको ज़्यादा प्रेशराइज करता है, तो इस तरह की कंडीशन में एक ऐसे मुल्क का पास आना, चाइना के अलावा, जिसके पास कुछ है देने को, और काफ़ी ट्रेड हो सकता है, काफ़ी बिजनेस दे सकता है, तो बहुत अच्छी खबर है इस तरह के माहौल में। और खिल साहब, आप क्या समझते हैं कि जो 9 साल बाद उनका आना हुआ, तो क्या 9 साल बाद इस तरह का माहौल क्रिएट किया गया कि वो लोग आए, उनको पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने पड़ गए कि यार ठीक है, ये हमारा फ़ायदा है अगर हम पाकिस्तान के साथ आगे चलते हैं? और आप क्या समझते हैं, इस सवाल को कैसे देखते हैं कि 9 साल आखिर क्यों लगे उनको पाकिस्तान के साथ अपने जो है ताल्लुकात डेवलप करने के लिए? क्योंकि 9 साल में ये पहले वज़ीर ख़ारजा हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। जी बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है, मगर ये अभी दौरा तो अभी हुआ है, बट बैकडोर चैनल्स पे इनकी रवाबत काफ़ी कुछ कुर्बत पहले ही बढ़ चुकी थी लास्ट 2 ईयर से। अगर आपको याद हो, बहुत से ऐसी कॉन्फ्रेंसेस पे जहाँ पे पुतिन साहब भी मौजूद हैं और इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, तो उसमें देखा गया है कि जब भी वो आपस में एक दूसरे के सामने होते हैं, तो उनकी जो द वे दे टॉक वो बहुत कुर्बत वाली लगती है। तो उनकी रवाबत तो बेहतर थे, और बैकडोर चैनल्स पे पिछले 2 सालों से काफ़ी करीब आ चुके थे। बहुत से ऐसे ट्रीटीज़, बहुत देखे, अगर कुछ टाइम पहले आपको याद हो तो यहाँ पे एक जॉइंट ऑपरेशन भी उन्होंने, मतलब मिलिट्री ट्रेनिंग सेशंस भी किए थे दोनों ने जॉइंटली काफ़ी टाइम बाद, और उन्होंने काफ़ी ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में जिसमें पाकिस्तान को पहले मदऊ नहीं किया गया है, उनमें भी पाकिस्तान को बिजनेस ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया है। तो ये बैकडोर चैनल से 2 साल पहले ही थे, और मेरे ख्याल से ये तवक्को तो हमारी पहले ही थी कि ये शायद बहुत पहले आते, और अगर ये कोरोना ना होता तो ये चीज़ अब अभी हम देख रहे हैं ये बहुत पहले हो चुका होता। अच्छा खिलजी साहब, एक और अहम बात के जो उनके सदारती सफ़ीर हैं बराए अफ़गान उमूर,
जिनका नाम ज़मीर क्योलेब है, वो भी उनके हमरा हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अफ़गानिस्तान के हवाले से भी यकीनन वो इस मामले पर बात करने आए हैं, तो आप पाकिस्तान का किरदार अफ़गानिस्तान के मामले में कितना अहम समझते हैं? क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक बुनियादी वजह है अफ़गानिस्तान में अमन, जिसमें रशिया जो है वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व है, उसी वजह से वो पाकिस्तान की तरफ भी डायरेक्टली खिंचाव उसका हुआ है। तो आप इस मामले पर क्या तज्ज़िया देते हैं? देखें, ये रशिया चूँकि बार बार ये इल्ज़ाम लगा चुका है कि जो कि अमेरिका है वो दाइश को किसी तरह से इंटर करवाना चाहता है अफ़गानिस्तान के अंदर। अब वो ये बात विद एविडेंस भी प्रूव कर चुका है। इंडिया और अमेरिका दे आर ट्राइंग टू कि आईसिस किसी तरह से स्टेबल हो जाए। काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी उन्होंने की है कि अफगानिस्तान में स्टेबल हो जाए, जो कि रशिया कभी भी नहीं चाहता कि वो वहाँ पे हो। इस वजह से उन्होंने पहले गवर्नमेंट की तरफ तवज्जो दी। जब उनको लगा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है और गवर्नमेंट के हाथ में से कुछ भी नहीं है, तो फॉर श्योर फिर उसका उनकी अल्टरनेट जो है वो तालिबान है। और तालिबान के साथ उन्होंने पहले से ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि वो सारे बॉर्डर्स जो रशिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टच करते हैं, मेरा मुराद वो सेंट्रल एशिया के वो ममालिक है जिसमें वो उनके साथ हैं, तो उसके थ्रू उनके साथ जितने भी ये इन टच है, तो वो नहीं चाहते कि कभी भी दाइश उसमें इंटर हो जाए। और वो फिर डेफिनेटली अगर वो अफगानिस्तान में अपने पाँव जमाते हैं तो वो दे विल मूव टुवर्ड रशिया और सेंट्रल एशिया, जो कि रशिया नहीं चाहता। तो उस हवाले से वो चाहते हैं कि जो तालिबान का रोल है वो कायम रहे, और इनके लिए वो तालिबान के साथ इंटरेक्शन में थे। पाकिस्तान के थ्रू अभी वो चाहते हैं कि इसका हल निकालें, मगर तालिबान एलिमेंट वो अफगानिस्तान में रहे, क्योंकि वो समझते हैं कि अफगान गवर्नमेंट जो है वो इस काबिल नहीं है कि वो दाइश के को रोक सके या उनकी इंफिल्ट्रेशन रोक सके, क्योंकि अमेरिका और इंडिया का मुदाखलत इतनी ज़्यादा है वहाँ पे अफगानिस्तान में। उसी के थ्रू वो अपने पाँव जमा रहे थे, जो कि तालिबान ने होने नहीं दिया। अच्छा अखिल जी साहब, कहा यह जाता है कि अमेरिका इस कदर अफ़गानिस्तान में फंस चुका है कि अब उसके लिए निकलना बहुत ही मुश्किल है। और अगर हम देखें तो मॉस्को में पिछले माह एक मीटिंग कराई गई अफ़गान तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान, उसको रशिया जो है वो होस्ट कर रहा था। तो आप क्या समझते हैं कि क्या उसकी डेवलपमेंट है कि आज रशिया उनके साथ बात करने के मुज़ाकरात करने के लिए अफगानिस्तान की तरफ भी जा रहा है और उसका पाकिस्तान को भी किरदार अदा करने के लिए कह रहा है, या उस मीटिंग को क्योंकि वो कामयाब न हो सकी तो आज उसको आना पड़ गया कि यार अब पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाए और इस तरीके से उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात किए जाएं, तब शायद कोई रास्ता निकल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उन्होंने पहले खुद से ट्राई तो कर ली, मगर उस तरह सक्सेसफुल नहीं रहे उनको। अब वो ये सेकंड ट्राई कर रहे हैं, मगर सेकंड ट्राई में वो अकेले नहीं जाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बेशक पाकिस्तान का एक खित्ता जो है, जो बाउंड्री है वो, और बाकी जो तालिबान के साथ रिलेशनशिप रहे, तो उस हवाले से वो देख रहे हैं कि अकेले जाने से बेहतर है कि पाकिस्तान के साथ मिल के इस काम को सर अंजाम दिया जाए। लाजिम बात है, अगर रशिया ये काम कर देता है तो रशिया और पाकिस्तान ये काम कर देते हैं तो इनकी इन्वॉल्वमेंट ये अफगानिस्तान में एज़ कम्पेयर टू अमेरिका और इंडिया काफ़ी ज़्यादा होगी, और दोनों की ये ख्वाहिश है कि ये हल निकले, क्योंकि खित्ता अमन में होगा तो तभी ये सीपैक जितने भी ट्रेड है वो होते रहेंगे, हो सकते हैं, पॉसिबल है, और ये खित्ता पुरअमन होने के बाद काफ़ी खुशहाल भी हो सकता है। मगर वो तभी मुमकिन है कि अगर वो दोनों एलिमेंट, क्योंकि एक तरफ अमेरिका है जो कि स्ट्रेट अवे अगेंस्ट है रशिया के, और दूसरी तरफ इंडिया है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट है, तो उन्होंने वही तरतीब अपनाई है कि अब पाकिस्तान को साथ मिला के वो मूव करना चाहते हैं ताकि इसके जो रेट ऑफ सक्सेस है वो ज़्यादा हो। तो उसी हवाले से पाकिस्तान के साथ मुलाकात है, और उसके अलावा भी क्योंकि चाइना और रशिया के ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो वो चाइना भी चाहता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात रशिया में सीपैक के हवाले से ज़्यादा वो हो जाए, ताकि पाकिस्तान जो अमेरिका के एक साये में पल रहा है उससे मुस्तकिल और के तौर पे बाहर आए।
और अब इंडिपेंडेंट हो जाए और इस ब्लॉक में शामिल हो जाए, तो उसके लिए भी ये एक कोशिश है, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना के अलावा कोई ना कोई एक ऐसा मुल्क चाहिए, क्योंकि पहले सऊदी थे तो वो पीछे हट गए, तो अब रशिया के आने से पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि वो उस ब्लॉक को या उस ममालिक को जिन पे पहले डिपेंडेबल थे उनको छोड़ के इस ब्लॉक में शामिल हो जाए। अच्छा खिलजी साहब, अगर अमेरिकन जो है अपने ट्रूप्स को निकालने में कामयाब हो जाते हैं अफ़गानिस्तान से, तो उसके असरात पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात पर क्या पड़ेंगे? अगर हम सिर्फ इन पर्टिकुलर पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, क्या वो उस पर भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं? देखिए अभी थोड़ा इतना तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि आई स्पेंड अ लॉट ऑफ इयर्स इन अफगानिस्तान जर्नलिज्म में, मेरा नहीं ख्याल कि इतना फ़र्क पड़ेगा दोनों के ताल्लुकात में, मगर फ़र्क थोड़ा बहुत अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि अभी जब अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा है वो एक डिफरेंट अंदाज में कर रहा है, क्योंकि वो अब पाकिस्तान को उस साइड से भी इफेक्ट कर रहा है। जब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर हो सकता है कि टेबल टॉक पे वो उनका रवैया जो अभी उन्होंने एक बड़ा रूड किस्म का अपनाया हुआ है वो उसमें चेंजेस आ सकती है, मगर मेरा नहीं ख्याल कि इतना इफेक्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान जो गवर्नमेंट है उसके हाथ में ऑलरेडी कोई 30% अफगानिस्तान का एरिया है, बाकी तो तालिबान के हाथों में है, तो मगर फिर भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा, मगर वो निगोशिएशन टेबल के लिए मैं कह रहा हूँ कि उस पर इफेक्ट होगा। ठीक, और खिलजी साहब एक और आखिरी सवाल इस मौजू पर आपसे मैं करना चाहता हूँ, वो ये कि ट्रेड के हवाले से भी बात की जा रही है। रशिया के जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम ट्रेड को भी लेकर आगे चलेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इस हवाले से पाकिस्तान के लिए कितना खुशाइंद साबित हो सकता है? क्या कुछ एक्सपोर्ट्स होने जा रही हैं या उल्टा हमारे जो कमर है उस पर बोझ मज़ीद बढ़ेगा इम्पोर्ट्स की शक्ल में? नहीं, बहुत ही खुशाइन बात है, क्योंकि रशिया जानता है, बखूबी जानता है, दे नो हाउ टू टेकल। उनको पता है कि इसने पाकिस्तान को इकोनॉमी स्ट्रेंथन करेंगे तो पाकिस्तान अमेरिका के साये से बाहर निकलेगा, और वो इस कोशिश में वो भरपूर साथ भी देंगे। और एक और चीज़ जो यहाँ पे बोलना मेरे ख्याल में कि बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो रशिया की मार्केट है वो बहुत ज़्यादा, उसमें स्पेस काफ़ी अवेलेबल है। आपको पता है कि जितने यूरोप के ममालिक हैं और दूसरे ममालिक हैं, बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जो रशिया के साथ ट्रेड करते हैं ज़्यादातर। तो इस तरह अगर वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब आप फार्मर्स के लिहाज से अगर देखा जाए, इंडस्ट्रीज़ के हवाले से देखा जाए, तो एक बहुत बड़ी मार्केट है जो हमने कभी सर्च ही नहीं की, या बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो उनसे ट्रेड नहीं करते, तो स्पेस काफ़ी अवेलेबल है वहाँ पे। तो स्पेस अवेलेबिलिटी की वजह से मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छी मार्केट है, और पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइन बात है अगर ये चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट में तब्दील हो जाती है और हमारे रवाबत इतने हो जाते हैं कि हम उनके साथ फ्री होके ट्रेड कर सकें, तो बहुत ही अच्छी और खुशाइन बात होगी हमारे लिए। ठीक है मीरवाइज खिलजी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त के लिए। आपने बहुत ही अहम मौजू पर इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जो है वो गुफ्तगू की। अब हम ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो इंटरनली पाकिस्तान के मसाइल हैं, ये तो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ की हमने बात कर ली, ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से कि रशिया का क्या किरदार है, और पूरे रीजन को वो इस वक्त जो है विज़िट कर रहा है और एक मिशन पर आया हुआ है। लेकिन जो मिशन मौलाना साहब लेकर चल रहे हैं, पीडीएम का मिशन, देखने में ये आ रहा है कि एक एक करके उनके जो भी साथी हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं, और लगता यूँ है कि शायद मौलाना साहब आखिर में अकेले रह जाएंगे। तो इस मौजू पर भी बात करेंगे, उससे कबल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहला रजा साहिबा ने एक ट्वीट किया आज, जिसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो पीटीआई छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। तो उस बात में कितनी सदाकत है? इस वक्त जनाब जहांगीर तरीन खान साहब ने तो इस बात की तरदीद कर दी है कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, और ये झूठ पर एक मबनी प्रोपेगेंडा है जो मेरे खिलाफ अक्सर किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस हवाले से कोई बात नहीं हुई, किसी ने तरदीद नहीं की, और ये भी इससे एक बात जाहिर होती है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले
खुद जहांगीर खान तरीन साहब से अब उलझाते हैं, उनको अवॉइड करते हैं और वो उनको उस तरह वैल्यू नहीं देते, या वो जो केस उनके ऊपर चला था शुगर के हवाले से, तो क्या उसकी वजह से वो उनके साथ स्टैंड लेने तक को तैयार नहीं है, या उनके ऊपर जो इस तरह के एलिगेशंस लगते हैं उसको सपोर्ट करने से भी वो अब घबराते हैं। तो अब ये तो सवालात है और इस चीज़ का ख्याल जहांगीर खान तरीन साहब को भी यकीनन महसूस होगा और होना चाहिए कि जब मैं इनके साथ खड़ा था और शैला रज़ा साहिबा ने ये अहम बात की कि जहांगीर खान तरीन साहब अकेले नहीं जा रहे हैं, वो अपने साथ अपने साथी भी लेकर जा रहे हैं। जहाँ तक जहांगीर खान तरीन साहब की मकबूलियत का ताल्लुक है कि वो इस बात से मकबूल हैं कि वो इसलिए अपनी एक स्ट्रेंथ रखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि वो अपने लोग उनके साथ बहुत ज़्यादा हैं, वो लोग जिनको वो तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने में उन्होंने की रोल अदा किया है। तो क्या जहांगीर खान तरीन साहब इन केस किसी भी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं या तहरीक इंसाफ को अलविदा कहते हैं, तो क्या वो नुकसान तहरीक इंसाफ के लिए बियरेबल होगा, वो बर्दाश्त कर पाएंगे उस नुकसान को? क्या उनके जाने के बाद भी वो असेंबली में अपनी हुकूमत स्टेबल करने में कामयाब हो सकेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस वक्त खान साहब की हुकूमत को ये चैलेंज बहुत ही अहम चैलेंज का सामना है कि अगर वो शुगर माफियाज के ख़िलाफ़ जिस तरह उन्होंने क्लेम किया कि हम डटे हुए हैं, उसी तरह डटकर बात करें, उसी तरह डटकर बात करने के अलावा काम करें, एक्शंस लें, तो फिर तो जहांगीर खान तरीन साहब भी गिरफ्त में आते हैं, कानून के शिकंजे में आते हैं और उनके खिलाफ भी एक्शन होंगे। और अगर एक्शन लिया जाता है और उन पर जो एलिगेशंस हैं वो साबित हो जाते हैं, तो क्या जहांगीर खान तरीन साहब चुपचाप जाकर जो भी सज़ा मुख्तस की जाती है उसको बर्दाश्त करेंगे या वो बॉयकॉट करेंगे पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का? ये भी एक अहम सवाल है। तो ये तो खैर बाद में पता चलेगा। जो मोहतरमा शैला रज़ा साहिबा ने बात की है कि उसमें कितनी सदाकत है, जो उन्होंने एक टाइम हफ्ते 10 दिन का दिया है, उसके बाद ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। दूसरी जानिब अगर पीडीएम की बात करें, पीडीएम के हालात बहुत ही, उनकी जो कश्ती है वो इस वक्त हमें डगमगाती हुई नज़र आ रही है और ऐसा एक तूफ़ान कि वो खुद उस तूफ़ान का रुख उन्होंने किया और अब उनको स्टेबल होना, मौलाना साहब को स्टेबल होना ज़रा मुश्किल हो गया है। और एएनपी ने तो आज वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है कि हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है और अब ये देखना है कि अगले आने वाले दिनों में जो 7 दिन दिए गए थे एएनपी को और पीपल्स पार्टी को, तो एएनपी ने तो अपना जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी का क्या रद्द अमल होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक की रोल अदा करेगी। उनका जो जवाब है वो अगर मस्बत आता है पीडीएम के लिए तो फिर तो खुशाइंद है पीडीएम के लिए, लेकिन अगर उन्होंने भी इसी तरीके से एग्रेशन का जो है मुजाहिरा किया जो एएनपी की तरफ से किया गया, तो फिर पीडीएम को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। और यहाँ पर यह भी सवाल ज़रूर पैदा होता है कि पीडीएम चले इन पार्टीज़ के बगैर भी अगर स्टेबल है, वो लोग स्टेबल होने का दावा करते हैं और दावा करते हैं कि हम हुकूमत को गिराने के लिए इतनी ही 5 पार्टीज़ ही काफ़ी हैं, लेकिन अगर पीपल्स पार्टी जैसी मजबूत पार्टी इनको अकेला छोड़ दे तो लगता यूं है कि इन 5 पार्टीज़ में भी कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी पार्टीज़ होंगी जो कि उस वक्त पीडीएम के साथ चलना पसंद नहीं करेंगी और उसकी वजह उस पीडीएम की इंस्टेबिलिटी होगी कि वो स्टेबल नहीं है। इनस्टेबल होने की वजह से वो जो है वो पार्टीज़ उनका साथ शायद छोड़ दें और हमेशा की तरह मौलाना साहब फिर अकेले रह जाएं। ये कुछ अहम सवाल है जो कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में उनके जवाबात सामने आ जाएंगे। और ये मौलाना साहब ने खुद एक बात बहुत आसान कर दी कि उन्होंने सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया कि मुझे जवाब चाहिए और बग़ैर वक्त ज़ाया किए एएनपी ने तो आज जवाब दे दिया। देखते हैं कि पीपल्स पार्टी कब जवाब देती है और किस तरह का जवाब देती है, उसके बाद ही हमें पता चल सकेगा कि पीडीएम का फ्यूचर क्या है और उसके ऊपर जो है फिर तज्जिया भी बेहतर तरीके से दिया जा सकेगा। अपना ख्याल रखिएगा और जो आज कल वबा पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिए हुए है उसके हवाले से अपने प्यारों का बेहद ख्याल करिएगा, क्योंकि एसओपी जो भी आपको बताई गई हैं उन पर अमल करना बहुत ही ज़रूरी है। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।